दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। इसमें हम वित्त आयोग, आपात उपबंध, योजना आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त, चुनाव आयोग और संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी तक करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन देखिए, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। और आप जान लीजिए कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है केसी नियोगी यानी कृष्णचंद्र नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। तो याद रखिएगा वित्त आयोग दोस्तों केंद्र के अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश विनिर्धारित करने के लिए इसका गठन या नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो सही उत्तर है आर्टिकल 280। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो यहाँ पर गलती से आप वित्त मंत्रालय मत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दिया गया है, तो वित्त मंत्रालय गलती से न कर दीजिएगा। वित्त आयोग सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र और राज्य के बीच वित्त के न्यायपूर्ण वितरण के उपाय सुझाता है। अगला प्रश्न दोस्तों योजना आयोग से संबंधित है। प्रश्न है कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। तो सही उत्तर है योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर प्रावधान नहीं किया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, लोक सेवा आयोग जो है आप जान लीजिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा भारत में नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से
नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। और आप जान लीजिए, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया है। और ये संघीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित किया गया है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, या केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसलिए आप जान लीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ 5th ईयर प्लान्स। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है। और परिषद के जो कार्य हैं वो आप देख लीजिए, राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर सुझाव देना। तो ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य हैं। अब आइए आगे चलते हैं, लोकपाल और कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन आपके सही हैं? यहाँ पर देखिए कुल 4 कथन दिए गए हैं। पहले आप चारों कथन देख लेते हैं। लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था, ये सही नहीं है। और तीसरा है कि इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है, बिल्कुल सही। और चौथा है केवल सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है, बिल्कुल सही। तो 1, 3 और 4 सही है। कैसे? तो आप जान लीजिए कि लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को संसदीय कार्य मंत्री, दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, न कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा। और इसके बाद इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय पर अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर माना गया। तो 1, 3 और 4 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या बाबू जगजीवन राम। तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की
जो है सिफारिश की थी। आप जान लीजिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया बने और वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। अगला प्रश्न है संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। दूसरा है इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। तीसरा है इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकटचलैया कर रहे हैं और चौथा है यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो सही उत्तर है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, बिल्कुल सही। और इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकटचलैया कर रहे हैं। 1 और 3 आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों संविधान पुनरीक्षण या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी सन 2000 को जस्टिस MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है, न कि संसद द्वारा। और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और आज के समय में प्रभावशीलता का आकलन करना था। और आप जान लीजिए कि इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर अधिनियम और संशोधन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 94वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 में संशोधन से संबंधित है, तो ए का पहला हो जाएगा। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है। संविधान का 96वां संविधान संशोधन ये 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित है और 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित है। सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था क्योंकि अब ये समाप्त हो गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप जान लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का अनुमोदन है तो उसके किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति से। और संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना जो एनुअल रिपोर्ट है या वार्षिक प्रतिवेदन है
वो किसे सौंपता है? तो आप जान लीजिए सही उत्तर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 एक के अनुसार जो राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन देने का जो जिम्मेदारी है वो संघ लोक सेवा आयोग को दिया गया है, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे और इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारण का भी उल्लेख किया जाता है। तो याद रखिएगा कि संसद दोस्तों लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। अगला प्रश्न चुनाव आयोग से संबंधित है। तो ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। तो ये एक वैधानिक अधिकार है। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार यानी इलेक्टोरल राइट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या न होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या न लेने और चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल व अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। तो स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने सबसे पहले इसका उत्तर संवैधानिक अधिकार यानी विकल्प बी माना था, जबकि अंतिम उत्तर पत्रक में बी और डी दोनों को सही मान लिया है, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक या वैधानिक यानी लीगल राइट्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो सही उत्तर आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं आपको बताना है। भारत के निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पर आपको 4 जो विकल्प हैं पहले दिए गए हैं, उसके बाद आपको कूट के आधार पर बताना है। तो संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति करना, ये गलत है। और चौथा है निर्वाचन सूची तैयार कराने का कार्य, निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो 1, 2 और 4 विकल्प देखते हैं दोस्तों। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। और किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कथन 1, 2 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? देखिए लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। तो किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो दोस्तों ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। और आप जान लीजिए संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है ये निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं यानी स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। अब आइए संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी एक सदन में? तो सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन में दोस्तों संशोधन यानी अमेंडमेंट की पहल की जा सकती है। और आप जान लीजिए भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरस्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में किया गया है, लेकिन संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधान का 52वां संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई और इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें बदलाव भी किया गया है और इसी के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम एक नया राज्य कब बना है? आपको बताना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सिक्किम एक नया राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो सही उत्तर है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया और अनुच्छेद 371(f) के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले 35वां संशोधन हुआ जिसके द्वारा संविधान में सिक्किम को संघ राज्य, सह राज्य का दर्जा या संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन संविधान के 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन है 57वां संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988 या 60वां संशोधन 1988। तो सही उत्तर है 58वां संशोधन 1987। दोस्तों भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 को अंततः स्थापित करके राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद यानी प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न राजभाषा से संबंधित है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी विकल्प जो हैं त्रुटिपूर्ण है और आप जान लीजिए कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, देखिए बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो है ये संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन द्वारा इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। पहले आप देखिए सबसे पहले कि संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो कि हम विकल्प में दिए गए हैं
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में या जो है अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता दी गई। और दोस्तों इनसे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, और 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।